हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था। हमने जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ था तथा उसका अंत कैसे हुआ, और भी अन्य चीज़ों को हमने पढ़ा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बाद एक नई सभ्यता का उद्भव होता है, जिस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के लिए, सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट हिस्ट्री सीरीज में पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जो वैदिक सभ्यता है, इसका समय काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक, ये सिंधु घाटी सभ्यता जब 1750 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाती है, तो उसके 250 साल बाद जो है वैदिक सभ्यता का विकास होता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सिंधु सभ्यता के शहरों व प्रशासनिक व्यवस्था के पतन के बाद भारत में एक बार फिर से ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, तो इसके व्यवस्था के पतन के बाद एक ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ, जिसके प्रवर्तक कौन थे? आर्य थे, जिसे वैदिक सभ्यता नाम दिया गया। ठीक, यह सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। सही बात है, यह सभ्यता प्राचीन भारत की सभ्यता है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक, आर्य प्रवर्तक होने के कारण यह सभ्यता आर्य सभ्यता भी कराई। इन्हें जो है आर्य लोग जो हुआ करते थे, इस सभ्यता के प्रवर्तक कौन थे? आर्य लोग हुआ करते थे। इसी वजह से इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। इस काल के बारे में प्रमुख जानकारी स्रोत क्या है? वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, उन्हीं के द्वारा जो है इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। इसी वजह से इसे जो है वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति भी कहा जाने लगा। ठीक, जो आर्य शब्द है वो एक संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, उत्कृष्ट, स्वतंत्र तथा कुलीन। इतने सारे शब्द। हमें बस यह ध्यान देना है कि जो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जो सबसे उत्तम होता है, उसे ही हम सब आर्य कहते हैं। ठीक, आर्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 1853 ईस्वी में मैक्स मुलर नामक व्यक्ति ने सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया था। मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्यों का मूल निवास था वो मध्य एशिया था। ये सब सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मैक्स मुलर ने। कब किया? 1853 में। आर्यों का मूल निवास कहाँ था मैक्स मुलर के अनुसार? मध्य एशिया। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक, और जो ऋग्वेद है हमारा सबसे महत्वपूर्ण वेद, उसमें आर्य शब्द का प्रयोग 33 टाइम्स हुआ। 33 बार जो है ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु में आकर बसे थे। सप्त सिंधु क्या होता है? ये 7 जो है नदियों का क्षेत्र होता है, उसे सप्त सिंधु कहेंगे। इसे हम आगे अभी देखने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा आर्य जो जो इनके मूल निवास थे, इसके बारे में अनेकों विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे। चलिए उनको हम देखते हैं। सबसे पहले जो है मैक्स मुलर ने बताया कि मध्य एशिया में आया है। मैं पहले देख चुका था कि आर्य कहाँ से आए हैं। तो आर्य जो है मध्य एशिया से आए। यह किसका मत था? तो मैक्स मुलर का मत था। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो है आर्कटिक ध्रुव से आए हैं, जहाँ पर स्नो ही स्नो रहती है। गिल्स के अनुसार ये हंगरी से आए हैं। संपूर्णानंद के अनुसार ये सप्त सैंधव प्रदेश से ही आए हैं। और दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य कहाँ से आए हैं? तिब्बत से आए हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण 2 बिंदु हो जाते हैं, ये मैक्स मुलर का और बाल गंगाधर तिलक का। ये दोनों जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछते हैं कि आर्यों का मूल स्थान बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कहाँ था? तो था आर्कटिक। और मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया। गिल्स के अनुसार हंगरी। संपूर्णानंद के अनुसार सप्त सैंधव तथा दयानंद सरस्वती के अनुसार वे लोग तिब्बत से आए थे। इसके बाद एक हमें युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इस युद्ध का नाम है दशराग युद्ध। ये बेसिकली युद्ध था एक राजा, एक किंग वर्सेस 10 किंग। यहाँ पर जो है एक राजा और 10 राजा के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। दशराग युद्ध जो है परुषणी नदी है, जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है, के तट पे राजा सुदास, एक राजा कौन थे? तो उस राजा का नाम था
सुदास। और उनके अपोजिट में कौन थे? 10 राजा थे। एक समूह के बीच लड़ा गया, तो इसमें विजयी कौन हुए थे? तो इसमें विजयी जो थे राजा सुदास जो थे इस युद्ध में विजयी हुए थे। और यहाँ महत्वपूर्ण है, राजा सुदास के पुरोहित का नाम विशिष्ट था, वशिष्ठ तथा राजा 10 राजाओं के पुरोहित का नाम क्या था? विश्वामित्र था। तो दशराग्य युद्ध भी एक महत्वपूर्ण युद्ध है जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। यह 10 राजा वैसे सुदास के बीच हुआ था। कहाँ? रावी नदी में। उस समय रावी नदी को परुशणी नदी कहा जाता था। इस युद्ध में जीते कौन थे? तो इस युद्ध में राजा सुदास जो थे वो जो थे विनर हुए थे। ठीक। अब जो है वैदिक युग को जो है दो भागों में बांटा गया। पहला युग था ऋग्वैदिक काल और दूसरा युग है उत्तर वैदिक काल। ठीक। तो हम जो है पहले ऋग्वैदिक काल को देखेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो वैदिक काल का समय जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है और उत्तर वैदिक काल का समय जो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल का इतिहास हमें पूरी तरह किससे मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है सब किससे मिलती है? हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक। और जो यह सभ्यता है वैदिक काल, इसे ग्रामीण संस्कृति भी कहा गया है। आपको पता होगा कि जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी ना, और वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक स्थिति कहाँ से कहाँ तक था? तो ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग उल्लेख किया गया। कहाँ पर? ऋग्वेद में। ये जो सप्त सैंधव था ये 7 नदियों का संगम था। यहीं पर आर्य सबसे पहले आकर क्या हुए थे? बसे थे। कितनी नदी थे? 7 नदी। सातों नदियों का नाम जो है नीचे दिया गया है। सबसे पहली नदी थी सिंधु नदी, दूसरी सरस्वती, तीसरी वित्सक्ता जिसे झेलम नदी आज कहते हैं, चौथी नदी थी अस्कनी जिसे आज चिनाब कहते हैं, पांचवी नदी परुशणी जिसके तट पर दूसरा आगे युद्ध हुआ था, वर्तमान में इसे रावी नदी कहते हैं, छठी नदी शत्रुद्री जिसे शतरज नदी भी कहते हैं, और सातवीं नदी जो थी वो थी विपाशा या व्यास नदी। तो इन्हीं 7 नदियों को क्या कहा गया था? सप्त सैंधव। ठीक। और इसी के तट पे कौन? आर्य आकर सबसे पहले बसे थे। अगर आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था, तो जो आर्य थे कोई ऐसा बहुत बड़े गांव देश जैसे नहीं, वो सब कबीले में रहा करते थे, छोटे छोटे कबीलों में, जैसे कि 50 या 100 का समूह मिलाकर एक कबीला, ऐसे ही 50 या 100 का समूह मिला मिला के ऐसे कबीले। किसी कबीले में 20 लोग रहते थे, किसी में 30, ऐसे करके आर्य किसमें? कबीलों में रहा करते थे। आर्यों का प्रारंभिक जीवन क्या था? अस्थायी था, क्योंकि ये लोग कबीले में संबंधित थे, तो पशुचारण इनका मुख्य पेशा था और कृषि द्वितीय क्या? गौण पेशा था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आर्यों का प्रमुख पेशा क्या था? तो पशुपालन जो था इनका जो है मुख्य पेशा था। ठीक। और किस कृषि के आंसर सेकंड था। इससे हीन क्रम माना जाता था कृषि को। भूमि को आर्य अपनी संपत्ति नहीं मानते थे, ये अपनी संपत्ति पशुओं को मानते थे। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी। कुल या परिवार, कुल या परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप कहलाता था या कुलपति कहलाता था। ठीक। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार थी, और उसके मुखिया को हम सब कुलप या कुलपति कहते थे। बहुत सारे परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे, बहुत सारे परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ऋग्वेद में ग्रामणी शब्द 30 बार उल्लेखित हुआ है। और कई सारे ग्राम मिलकर विष बनाते थे, और विष का मुखिया विषपति कहलाता था। जन जिसे कबीला भी कहा जाता था, मुखिया जनस्य राजा होता था। जनस्य गोपा का ऋग्वेद में 275 बार उल्लेख हुआ है। ठीक। विष, विष मिलकर क्या बनाते थे? विषपति। विषों के ही समूह को जन बना, जन जिसे कबीला कहा जाता था। जन का ही मुखिया कौन हुआ करता था? जनस्य या गोपा जिसे हम सब कहते थे। ठीक। एक बार इसे फिर समझ लेते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी? सबसे छोटी इकाई थी वो थी परिवार। परिवार का मुखिया कुलप या कुलपति। ढेर सारे परिवार मिलकर ग्राम बनाए, ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाया। कई ग्राम मिलकर विष बनाए, विष का मुखिया विषपति कहलाया। और कई सारे विष मिलकर क्या बनाए? जन बनाए। जन
जिसे कबीला भी कहा जाता है। इसका मुखिया जनस्य गोपा राजा कहलाता था। राजा का पद पद जो था युद्ध की आवश्यकता के अनुसार होता था। अगर युद्ध चल रहा है या युद्ध होने वाला है तभी जो है राजा का पद बनेगा, वरना राजा नहीं रहेगा। उसका कोई धार्मिक कार्य अधिकार नहीं होता है। राजा वर्तमान या जैसे कि हमने राजाओं के बारे में पढ़ा तो वैसे राजा का पद इसमें नहीं हुआ करता था। ये कबीले का संरक्षक हुआ करता था बस। इस काल में राजा ने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की थी। राजपद का देवीकरण, राजा का धर्म से राजनीति में जुड़ाव नहीं था। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। इस काल में राजा साधारण मुखिया के समान हुआ करता था। कबीले के लोग स्वैच्छिक रूप से बलि नामक कर देते थे। यह कर अनिवार्य या स्थायी नहीं था। ये कर जो है इच्छा से, तो बलि कर क्या होता था, एक महत्वपूर्ण बिंदु। तो राजा को इच्छा से दिया जाने वाला कर ही क्या कहलाता था, बलि कर कहलाता था। और उस जमाने में जो कर थे ना वो अनिवार्य या स्थायी नहीं थे। जो अपनी इच्छा से राजा को मन हुआ आप उसे दे सकते थे, वरना देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इच्छा से ही दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, बलि कर कहलाता था। अब ऋग्वैदिक कालीन समाज कबीलाई समाज था। ये उसमें रहा करते थे, समूह में रहा करते थे, जन में रहा करते थे। समाज क्या था, पुरुष प्रधान था, पितृसत्तात्मक था। और ये पशुपालन पर आधारित था और अस्थायी समाज था, अर्थात इसकी स्थायित्व तो नहीं थी। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पशुपालन तथा युद्ध की आवश्यकता के अनुकूल समाज था। इसमें युद्ध अक्सर हुआ करती थी। इस पुरुष प्रधान होने के बावजूद महिलाओं की स्थिति जो थी समाज में अत्यंत ही अच्छी हुआ करती थी। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा जैसी कुरीतियों का प्रचलन जो था इस समाज में नहीं था। समाज में विधवा विवाह था, अंतरजातीय विवाह, स्वयंवर प्रथा, उपनयन संस्कार आदि का प्रचलन महिलाओं की जो है बेहतर स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान समाज में भी ये सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए, जिससे महिलाओं की स्थिति सुधर सके। नियोग प्रथा तथा पुरुषों में बहुविवाह का भी प्रचलन इसमें पाया गया है। और गाय को वैदिक समाज में महत्व था। गाय महत्वपूर्ण जानवर है वैदिक समाज के लिए, इसलिए अधिकांश जीवन की घटनाएं गाय के नाम से ही जुड़ी हुआ करती थी। देखिए, गाय इतनी महत्वपूर्ण जानवर थी कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इंसान जीवन की घटनाएं सबको गाय नाम से जोड़ दिया गया। जैसे कि राजा को गोपति या गोप्ता कहा जाता था, धनी व्यक्ति को द्रविड़ या श्रीमान कहा जाता था, समय की माप गोधूली बेला शाम का समय, दूरी की माप गवयतु, पुत्री को दुहिता, अतिथि को गोहन, युद्ध को गविष्ट गेसु, गम्य गत्य, ये सारे नाम जो थे गाय के ही नाम पर रखे गए थे। और जो वर्ण व्यवस्था जो है की स्थापना इस काल के अंतिम चरण में हुई। मतलब जो हजार से सॉरी जो 1500 से 1000 BC तक का काल था, इस काल के अंतिम चरण में ही वर्ण व्यवस्था का स्थापना हुआ। जो हमारा ऋग्वेद है उसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का नाम मिलता है। वैश्य तथा शूद्र दोनों नाम ऋग्वेद में पहली बार मिलता है। इस काल में वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म पर आधारित थी, धर्म पर नहीं। अर्थात अगर किसी ब्राह्मण के घर एक व्यक्ति जो उसका पुत्र जन्म लेता है और वो जो है सेना में शामिल हो जाता है, तो वो ब्राह्मण न कहलाकर वो क्या कहलाएगा, वह क्षत्रिय कहलाएगा। क्षत्रिय के घर अगर कोई लड़का जन्म लेता है, लड़की जन्म लेती है और वो जाकर समाज की सेवा के कार्य में लग जाती तो उसे शूद्र कहा जाता। वो अगर वाणिज्य के कार्य में लग जाती तो उसे वैश्य कहा जाता। ठीक, तो ये कर्म पर आधारित था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुरोहित, राजन्य तथा विश्व इन तीनों के कर्म पर आधारित समाज था। हर चीज़ यहाँ पर कर्म पर ही आधारित हुआ करती थी। इस प्रकार हमने वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। हम जो है इसके 2-3 पार्ट में वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपको और भी अधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी, जो सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू।